नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम करने जा रहे हैं 5वां अध्याय प्रारंभिक आकारों को समझना। तो बच्चों, चित्र में आपको फ्रेम दिखाई दे रहा है जिसमें हम फोटो लगाते हैं। अंग्रेजी का अक्षर टी दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही आपको इस चित्र के अंदर मेज और साथ में जो बुक्स का रैक बना हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है। तो इन सब में एक जैसी बात क्या है कि इनमें लंब रेखाएं हैं। तो हम लंब रेखाओं के बारे में ही और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ चित्र में आपको एक रेखाखंड ए भी दिखाई दे रहा है जिसके बिंदु ए और बी दिखाई दे रहे हैं। अब हम इस रेखाखंड के ऊपर एक लंब खींचेंगे। तो उसके लिए हमने एक बिंदु सी ले लिया और यहाँ इस बिंदु सी से रेखा ए बी पर एक लंब खींचेंगे। तो अब यहाँ जो रेखा आपको दिखाई दे रही है उसके ऊपर दो बिंदु सी और डी हैं और ये रेखाखंड ए बी पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि जो सी डी है ये हमारे रेखाखंड ए बी पर लंब है। और जो रेखाएं परस्पर एक दूसरे पर लंब होती हैं उनके बीच में सभी कोण 90 डिग्री के ही होते हैं और इनको लिखा इस तरीके से जाता है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं लंब समद्विभाजक की। तो ये रेखाखंड ए बी है और इसके ऊपर जो इसका लंब समद्विभाजक है सी डी वो आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री का कोण भी दिखाई दे रहा है। तो लंब समद्विभाजक दूसरे रेखाखंड के ऊपर जो कोण बनाता है वो 90 डिग्री का होता है और इसको दो बराबर भागों में भी बांट देता है। तो इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि जहाँ पर ये दोनों लंब प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ पर हम एक बिंदु ले लेंगे ई। अब हमने देखा कि ए ई जो है वो बी ई के बराबर है, यानी दोनों जो भाग हैं वो बराबर हैं। तो सी डी रेखाखंड जो है ये ए बी रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम रेखा को लंबा कर रहे हैं तो उसके बावजूद जो दोनों हिस्से हैं उनका माप बराबर रहता है और छोटा करने पर छोटा हो जाता है। तो जैसे ही रेखा छोटी या बड़ी होती है तो जो लंब समद्विभाजक है वो भी अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर लेता है। तो चित्र में आपको ये सब ठीक से दिखाई दे रहा होगा। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारा लंब समद्विभाजक होता है ये रेखा के हिसाब से ही हमेशा अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, लेकिन कोण हमेशा 90 डिग्री का ही बनाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम रेखाखंड की पोजीशन को चेंज करते हैं तो लंब समद्विभाजक जो है वो भी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, लेकिन जो दोनों हिस्से हैं वो हमेशा आपस में बराबर ही रहते हैं। तो इस एक्टिविटी के द्वारा आप इसको आसानी से समझ गए होंगे कि जो लंब समद्विभाजक होता है ये दूसरे रेखाखंड पर लंब भी होता है और उसको दो बराबर भागों में भी बांट देता है। तो बच्चों, हमने सीखा कि दो रेखाएं परस्पर लंब कहलाती हैं यदि उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो और एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक उस पर लंब भी होता है और उसे दो बराबर भागों में भी बांटता है। तो बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्नावली 5.5 का पहला सवाल कि निम्न में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। तो सबसे पहले है मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं। आसन भुजाओं का अर्थ होता है जो बिल्कुल साथ की भुजाएं हैं, तो ये एक दूसरे पर लंब बनाती हैं, तो ये उसका उदाहरण है। फिर है रेल पथ की पटरियाँ। तो रेल पथ की पटरियाँ आप जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के समांतर रहती हैं और वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती और ना ही जुड़ती हैं, तो वो लंब रेखाओं का उदाहरण नहीं है। अक्षर एल बनाने वाले रेखाखंड, तो अक्षर एल के अंदर आप देख रहे हैं कि दोनों जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे पर लंब हैं, तो ये भी लंब रेखाओं का उदाहरण है। और वी के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि इनके अंदर न्यून कोण बनता है, तो यहाँ पर क्योंकि ये समकोण नहीं है तो इसलिए वी के अंदर भी लंब रेखाओं का उदाहरण नहीं है। तो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली का अगला सवाल जिसमें पी क्यू रेखाखंड दिया गया है जो कि रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है और इसे ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। और आपसे पूछा गया है कि कोण पी ए वाई का मान क्या है। तो क्योंकि ये लंब है तो इसका अर्थ ये है कि कोण का मान 90 डिग्री है। तो बच्चों, अब इन आकृतियों को देखकर पहचानने की कोशिश करें कि इनमें आपको क्या एक जैसी बात नज़र आती है। तो आपने सही पहचाना कि इनके अंदर हमें त्रिभुज जैसी आकृति नज़र आती है। तो अब आगे हम त्रिभुज के बारे में ही और जानकारी प्राप्त करेंगे।
तो इस चित्र के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ये त्रिभुज ABC है। तो त्रिभुज 3 भुजाओं वाला सबसे छोटा बहुभुज होता है और किसी त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं। तो इस त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं हैं AB, AC और BC और इसके साथ ही इसमें 3 ही इसके कोण होते हैं, कोण A, कोण B, कोण C और 3 ही शीर्ष हैं A, B और C। तो अब इनके अंदर आप देख रहे हैं कि इन भुजाओं के जो माप हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार के त्रिभुज में खास बात क्या है कि अगर आप इनके माप ध्यान से देखें तो तीनों भुजाओं का जो माप है वो अलग अलग है। तो AB, BC और AC तीनों भुजाओं के माप अलग हैं। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि जो भुजाओं के माप हैं वो सभी अलग अलग हैं। तो ये भी विषमबाहु त्रिभुज है। तो अब इस त्रिभुज के अंदर आप देखिए कि दो भुजाओं का जो माप है वो बराबर है। तो AB और AC इन दोनों की लंबाई बराबर है और BC की लंबाई जो है वो अलग है। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जैसे नाम से ही पता चलता है, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो। तो जिसमें दो भुजाएं बराबर होंगी उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अब इसके बाद जो है जब हम इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो ये हमारे पास एक और नया त्रिभुज बन जाता है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि अब तीनों भुजाएं जो हैं वो परस्पर बराबर हो गई हैं। तो ऐसा जो त्रिभुज होता है जिसमें सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तो इनको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सम का मतलब होता है बराबर और बाहु का मतलब भुजाएं। तो ऐसे त्रिभुज के अंदर सभी भुजाएं जो होती हैं वो परस्पर बराबर होती हैं। तो बच्चों, अब हम कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण देखेंगे कि कैसे विभिन्न प्रकार के जो त्रिभुज हैं उनको बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का है और बाकी दोनों जो कोण है वो न्यून कोण है। और इसी प्रकार से अगर हमारे पास जो कोण का मान है वो 90 डिग्री से बढ़ जाता है तो अब जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा है, ये अधिक कोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक कोण अधिक होगा यानी वो 90 डिग्री से अधिक होगा और बाकी के जो दोनों कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। तो अधिक कोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री से अधिक और बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे। तो इस चित्र के अंदर आप कोणों के जो माप हैं उनको आसानी से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज हम देख रहे हैं ये सभी कैसे हैं, ये अधिक कोण त्रिभुज हैं। तो अब आप इसको देख रहे हैं कि अब इस चित्र के अंदर कैसा त्रिभुज है कि तीनों जो कोण हैं वो 90 डिग्री से कम हैं। तो ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। तो जिस त्रिभुज के अंदर तीनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है और जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होगा वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा और जिसके अंदर एक कोण अधिक होगा तो उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि जो भी हमने अभी तक सीखा है ये उसके बारे में है। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा कि त्रिभुज जो है ये 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है जिसमें 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। और इसके बाद हमने त्रिभुजों का वर्गीकरण किया। तो त्रिभुजों के वर्गीकरण में सबसे पहले था भुजाओं के आधार पर। तो विषमबाहु त्रिभुज के अंदर जो तीनों भुजाओं का माप होता है वो अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा उसमें दो भुजाओं का माप आपस में बराबर होता है और समबाहु त्रिभुज के अंदर जो भुजाओं का माप होता है वो बराबर होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और कोणों के आधार पर जो न्यून कोण त्रिभुज होता है उसके अंदर सभी कोण न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम होते हैं और समकोण त्रिभुज के अंदर जो एक कोण होगा वो समकोण होगा 90 डिग्री का और बाकी दोनों कोण जो होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। और अधिक कोण त्रिभुज के अंदर एक कोण अधिक होगा और बाकी के जो दो कोण होंगे वो हमेशा 90 डिग्री से कम होंगे। तो इस प्रकार हमने त्रिभुजों का वर्गीकरण देखा है। तो बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्नावली 5.6 का पहला सवाल जिसमें आपको त्रिभुज का प्रकार बताना है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर,
8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो ऐसा जो त्रिभुज होगा उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि तीनों भुजाओं का माप अलग है। इसके बाद जो अगला सवाल है उसके अंदर है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोण डी जो है वो 90 डिग्री का है। तो अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का है तो वो त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो 90 डिग्री वाले कोण को समकोण कहा जाता है, तो ये समकोण त्रिभुज है। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास त्रिभुज आएगा उसके अंदर है कि ऐसा त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ऐसा जो त्रिभुज होगा उसको हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे, तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो इसके बाद है कि त्रिभुज का प्रकार बताना है, जिसमें आपके पास जो त्रिभुज के अंदर जो एक कोण है वो 90 डिग्री का है और दो भुजाएं परस्पर आपस में बराबर हैं। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होगा उसको हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो बच्चों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या हम ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं जो कि अधिक कोण समबाहु त्रिभुज हो? तो ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है, क्योंकि समबाहु के अंदर जो सभी कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, तो उसमें अधिक कोण नहीं हो सकता है। तो इसका उत्तर नहीं होगा। बच्चों, अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम प्रश्नावली 5.6 का चौथा सवाल हल करेंगे। तो उसमें आपसे माचिस की तीलियों से त्रिभुज के विभिन्न प्रकार के जो प्रतिरूप हैं उनको बनाने के लिए कहा गया है। तो ये आप माचिस की तीलियां देख रहे हैं, इनके ऊपर ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये स्केच पेन के साथ बनाई गई हैं। आप जो सिंपल माचिस की तीलियां होती हैं उनको भी इस्तेमाल करके इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि 3 माचिस की तीलियों से हमने त्रिभुज बनाना है। तो हमने ये 3 माचिस की तीलियां ले ली और इसके बाद हम इनसे त्रिभुज बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले एक माचिस की तीली को रख दिया और इसके बाद जो है जो दूसरी माचिस की तीली है इसको हम इस माचिस से लगा कर रख देंगे और इसी प्रकार से ये जो तीसरी माचिस की तीली है उसको भी रख देंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि 3 माचिस की तीलियों से एक त्रिभुज को हम बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। इसके बाद हमने माचिस की 4 तीलियों से एक त्रिभुज बनाना है। तो इसके लिए हम 4 माचिस की तीलियां लेंगे और इनमें से जो 2 माचिस की तीलियां हैं उनको हम नीचे आधार की तरफ रख देंगे और इसके बाद जो तीसरी माचिस की तीली है हम उसको भी रख देंगे। तो चौथी जो माचिस की तीली है उसको हम दूसरे किनारे की तरफ रख देंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो माचिस की तीलियां हैं ये आपस में मिल नहीं रही हैं। तो ये इनको आप कितना भी मोड़ेंगे ये तब भी आपस में जुड़ती नहीं हैं। तो इससे क्या पता चला हमें? तो उनके साथ हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। और इसके बाद है कि 5 माचिस की तीलियों से त्रिभुज बनाना है। तो फिर हम 5 माचिस की तीलियां लेंगे और एक माचिस की तीली को हम नीचे रख देंगे और 2 माचिस की तीलियों से हम दूसरी साइड पर उनकी भुजा बना देंगे और फिर 2 माचिस की तीलियां हम दूसरी साइड पे रखेंगे। तो इस प्रकार से इनको मिलाकर हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक त्रिभुज जैसी रचना बन गई। और उसके बाद है कि 6 माचिस की तीलियों से हमने त्रिभुज बनाना है। तो उसके लिए हम 2 माचिस की तीलियों को और नीचे रख देंगे। हम 2 माचिस की तीलियां जो हैं उनको दूसरी साइड पर रखेंगे, तो ये दूसरी भुजा भी तैयार हो जाएगी। और फिर 2 माचिस की तीलियां हम इस साइड पर रख देंगे, तो ये हमारे पास एक त्रिभुज बन जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 6 माचिस की तीलियों से जो त्रिभुज की रचना है वो भी बड़ी आसानी से हो जाती है। तो इस गतिविधि से हमने क्या सीखा कि अगर 3 माचिस की तीलियां हैं तो ये एक समबाहु त्रिभुज बना देती हैं, क्योंकि तीनों की लंबाई बराबर है। और अगर 4 माचिस की तीलियां हैं तो ये त्रिभुज नहीं बना पाती हैं। 5 माचिस की तीलियों से जो त्रिभुज बनता है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, क्योंकि 2 भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। और अगर हमारे पास 6 माचिस की तीलियां हैं तो उनसे एक समबाहु त्रिभुज बनता है, क्योंकि तीनों भुजाओं के अंदर जो है 2-2 माचिस की तीलियां हैं तो उनकी लंबाई बराबर है। तो ये एक बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है जिसको आप भी बड़ी आसानी से करके देख सकते हैं और एक शीट बनाकर अपनी क्लास के अंदर भी लगा सकते हैं।
बच्चों, आप अपनी कक्षा में इस प्रकार से त्रिभुजों के वर्गीकरण की एक शीट लगा सकते हैं, या इस प्रकार से रंगीन कागज से विभिन्न प्रकार के जो त्रिभुज हैं उनको काटकर शीट के ऊपर लगाकर भी अपनी कक्षा के अंदर लगा सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक था लंब समद्विभाजक और त्रिभुजों के प्रकार, तो आप इसको अच्छे प्रकार से समझ पाए होंगे और जो एक्टिविटी आपको बताई गई है उसको भी आप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।